हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग सीटेट पेपर वन का सीडीपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और यह क्वेश्चन जो है आपका 31 जनवरी 2021 को पूछा गया प्रश्न है सीडीपी का। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि सीटेट पेपर वन में सीडीपी यानी बाल विकास शिक्षा शास्त्र से 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, और बहुत सारे प्रश्न जो होती है वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछ दिए जाते हैं परीक्षा में। तो इसी को देखते हुए हम आपके लिए वर्ष 2021 में सीटेट सीडीपी का जो प्रश्न पूछा गया था, बाल विकास शिक्षा शास्त्र से 30 नंबर का जो प्रश्न पूछा गया था, वह सभी 30 नंबर का प्रश्न हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चैनल पर नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो लेकर आएंगे इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि बहुत सारे प्रश्न जो होती है वो रिपीटेशन होती है एग्ज़ाम में। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लगा लीजिए, आप निश्चित रूप से आप सीटेट के एग्ज़ाम को पास कर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न का लेवल इसी तरह का होती है। थोड़ा बहुत प्रश्न की जो है ना भाषा को घुमा कर पूछ दिया जाता है, लेकिन प्रश्न जो है ना इसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं सीडीपी बाल विकास शिक्षा शास्त्र का पहला प्रश्न से, जो कि यह प्रश्न आपका 2021 के परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। सीडीपी का पहला प्रश्न है, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। ठीक है, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, तो विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। ठीक है, और यह सभी प्रश्न आपका पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो निश्चित रूप से आप पढ़ लीजिए। परीक्षा में यहाँ से 2-3 नंबर आपको देखने को मिलेगा भी। तो इसका राइट आंसर होगा विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर समस्या समाधान क्षमताओं को सुसाध्य किया जा सकता है। तो ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे करके। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापिका को क्या नहीं करनी चाहिए। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए एक शिक्षक को। ठीक है, यदि कोई छात्र अधिगम कठिनाई से जूझ रहा है तो उस छात्र को ज़रूरत को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन 2 यही राइट आंसर होगा, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है आपके सामने, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो अवसारी चिंतन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवसारी चिंतन इसका राइट आंसर होगा। सृजनात्मक का उदाहरण का पहचान क्या है आपका, अवसारी चिंतन है। ठीक है, प्रश्न यही तो पूछ रहा है आपसे कि सृजनात्मकता की पहचान का मुख्य लक्षण क्या है, तो अवसारी चिंतन इसका मुख्य पहचान का मुख्य लक्षण है। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, अवसारी चिंतन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने है, प्रश्न नंबर 5 कहता है कि निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है बताएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना ये आपका अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। अगले प्रश्न है आपके सामने।
ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6 है आपके सामने दिया हुआ, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। ठीक है, यही इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। प्रश्न कहता है, प्रश्न फिर से एक बार पढ़ते हैं, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। ठीक है, इसलिए एक अध्यापिका को छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि त्रुटियों का विश्लेषण करने से उन त्रुटियों की समझ होगा बच्चों में और अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया क्या होगा, विकसित होगा। तो ऑप्शन 4 यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 7 है, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है, तो प्रवीणता अभिमुखी लक्षणों पर जोर देकर, प्रवीणता अभिमुखी लक्षणों पर जोर देकर अधिगम की अभिप्रेरणा को कायम रखा जा सकता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, प्रवीणता अभिमुखी लक्षणों पर जोर देकर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8 है आपके सामने, शर्मिंदगी। तो शर्मिंदगी डैश है, तो शर्मिंदगी जो है ये आपका शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव क्या है आपका पड़ सकता है। ठीक है, और शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव क्या है, पड़ सकता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 9 है दिया हुआ आपके सामने, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे जो है ना एक्टिव होकर के पढ़ते हैं। ठीक है, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न नंबर 10 है आपके सामने है कि अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है, तो योग्यता सुधार। ऑप्शन 3 है राइट आंसर, योग्यता सुधार। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11 है, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। ठीक है, तो यह आपका अन्वेषण और संवाद। अन्वेषण और संवाद जो है यह आपका विद्यार्थियों में संकल्पात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक होती है। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा, अन्वेषण और संवाद। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब डैश। तो बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। ठीक है, जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाता है तो बच्चों को सीखने में क्या होती है, कठिनाई होती है। तो ऑप्शन आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न है 13 नंबर आपके सामने है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। तो अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था बताएंगे कौन सी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं। संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं, यह अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था होती है। ऑप्शन 1 यही राइट आंसर हो जाएगा, संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है आपके सामने, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है। ऑप्शन बताएंगे क्या होगा राइट आंसर में, तो आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को क्या है ना प्रतिरूपित किया जा सकता है। ठीक है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है, तो आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। ठीक है, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, प्रश्न नंबर 15 है। एक कार्य के दौरान शाइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की की भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। तो स्व नियमन, ठीक है, स्व नियमन का जो है ना, ये आपका वाइगोत्स्की का भाषा चिंतन के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार यह आपका स्व नियमन व्यक्तिगत वाक्य को दर्शाता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा स्व नियमन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16 है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। तो मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करने में, ठीक है। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य कैसा होना चाहिए, तो विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह सोच योजना क्या दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अधिगम के लिए पार या आधारभूत संरचना का काम करेगी। ऑप्शन 4 यही इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न कहता था, फिर से दोबारा प्रश्न को पढ़ते हैं। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना अधिगम के लिए पार या आधारभूत संरचना का काम करेगी। ऑप्शन 4 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न का आता है, प्रश्न नंबर 18 है। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन जो है क्या दर्शाता है। पिता का यह कथन क्या दर्शाता है। तो पिता का यह कथन जो है लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। जब रोहन को चोट लगता है तो रोहन रोने लगता है, तो रोहन को रोते हुए देख उनके पिताजी कहते हैं कि लड़कियों की तरह मत रो, तुम लड़के हो। तो पिताजी का यह कथन क्या दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा लैंगिक रूढ़िवादिताओं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19 है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होगा। तो एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, ठीक है। एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20 है आपके सामने। लॉरेंस कोहलर के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। इसका राइट आंसर जगह आपका प्रथा पूर्व को दर्शाता है। ऑप्शन 3 राइट आंसर जगह प्रथा पूर्व। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 21 है आपके सामने। प्रश्न कहता है, प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 21 है आपके सामने है। प्रश्न को पढ़िए। पहले प्रश्न क्या कहता है कि बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। सही कथन को चुनना है बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में। सही कथन तो समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है। ऑप्शन यही आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों के समाजीकरण के संबंध में, ठीक है। बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक द्वितीय कारक होता है। ऑप्शन 1 यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 22 है आपके सामने।
प्रश्न कहता है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि, तो बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है किस पर, बताएंगे इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। ऑप्शन एक राइट आंसर यही हो जाएगा, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा विचार या सोच में केंद्रीकरण। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, विचार या सोच में केंद्रीकरण। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 24 है आपके सामने दिया हुआ। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, बताएंगे। तो विकास बहुयामी होती है, ठीक है। विकास के संदर्भ में यही कथन सही है। विकास कैसा होता है, तो विकास बहुयामी होती है। ऑप्शन 2 राइट आंसर जगह विकास बहुयामी होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न है। 25वां प्रश्न कहता है कि लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिक्षेप अधिगम प्रक्रिया में डैश महत्व पर जोर देता है। डैश महत्व पर जोर देता है वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिक्षेप, बताएंगे इसका राइट आंसर। तो सांस्कृतिक उपकरणों पर जोर देता है। सांस्कृतिक उपकरणों पर जोर देता है लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिक्षेप। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा, सांस्कृतिक उपकरणों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न नंबर 26 है दिया हुआ आपके सामने है। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो स्कीमा या मनोबंध के रूप में वर्णित करते हैं जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में, ठीक है। ऑप्शन 2 यही राइट आंसर हो जाएगा, स्कीमा या मनोबंध। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 27 है। 27वां प्रश्न क्या कहता है, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए, ठीक है। एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए, बताएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए। एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर देना चाहिए, तो हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। ऑप्शन 2 राइट आंसर यही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 28 है आपके सामने। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, ठीक है। दिव्यांगजन, ठीक है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, ठीक है, 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है, ठीक है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम जो है 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग करना उपयुक्त होगी, बताएंगे राइट आंसर में। तो छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार इस शब्द को हम प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन 1 यही राइट आंसर हो जाएगा, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न नंबर 29 होगी। प्रश्न कहता है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न है। प्रश्न पढ़िए, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है, बताएंगे राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांवेदिक मूर्त अमूर्त, ठीक है। ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा, सांवेदिक मूर्त अमूर्त। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास का जो क्रम होता है वह सांवेदिक मूर्त और अमूर्त होती है। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 30 है और यह लास्ट प्रश्न है आपका CDP का। प्रश्न कहता है कि एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। तो अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण करके। ऑप्शन 2 राइट आंसर यही हो जाएगा। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए, तो अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण।
ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपका 31 जनवरी 2021 को सीडीपी बाल विकास शिक्षा शास्त्र के जो 30 नंबर का प्रश्न पूछा गया था आपका सीटेट पेपर 1 में, वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समाप्त हुआ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आएंगे इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।